लास्ट टर्न पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। तो बीजेटी को हम लोग कैसे एज एन एम्पलीफायर बना सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो सर्किटरी डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो बायसिंग रिक्वायरमेंट होगी। तो बायसिंग जो रिक्वायर्ड है उसमें यहाँ पर वीसीसी दिया हुआ है, ठीक है। अब वीसीसी के साथ यहाँ पर हम लोग एक बीजेटी जो है वो इस तरीके से, ये बीजेटी आपका दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका आप चाहिए तो आरबी रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर जो वोल्टेज होगा आप इसे वी इनपुट से दिखा सकते हैं, दैट इज़ वी आई, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज़ वी बी बी, ओके। और इस टर्मिनल पे आप आउटपुट लेते हैं, दैट इज़ वी आउटपुट आप यहाँ पर लोगे, ठीक है। और यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो, दैट इज़ वी इनपुट, ठीक है। और इसके अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप एम्पलीफायर की बात करते हैं कि बीजेटी एज एन एम्पलीफायर ही बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर ऐड कर देंगे और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस आरएल ऐड कर देंगे। तो ये कपलिंग कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस आरएल जो होगा, और यहाँ पर भी ऐसे कपलिंग कैपेसिटर और लोड और ये इनपुट होगा। तो ये कैपेसिटर जो होता है, ये कैपेसिटर अगर आप देखिए तो ये कैपेसिटर का जो x होता है, x इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c होता है, या फिर आप z इज इक्वल्स टू कहिए, z इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c होता है, ठीक है ना। अगर आप DC के लिए बात करेंगे तो DC के लिए यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है ना। और AC के लिए अगर आप बात करेंगे तो AC के लिए यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब z इज इक्वल्स टू 0 फॉर DC फ्रिक्वेंसी f विल बी 0। तो f इज इक्वल्स टू 0 होने पर 1/2πfc, तो f की वैल्यू जो आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर z की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब ये इनफाइनाइट इम्पोर्टेंस को शो करेगा। इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। इसका मतलब DC के लिए जो ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है ना। मतलब ये DC में अगर एक बार कोई फिक्सिंग हो गई, ठीक है, DC में अगर एक बार फिक्सिंग हो जाएगी तो वो फिर उसको अलाउ नहीं करेगा। और ऐसे ही AC में भी, मतलब ये केवल AC का चेंजेज अलाउ करता है। कोई भी अगर एक्सटर्नल DC अगर यहाँ पर आकर के चाहे कि चेंज कर दे तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका बीजेटी है, ठीक। तो बीजेटी में आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, आप KCL लगाते हो। KCL आप अंदर भी लगाते हो, यहाँ पर इनपुट वाले साइड पे और आउटपुट वाले साइड पर जो KCL लगाने का तरीका होगा वो आप इस तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है ना। ये कपलिंग कैपेसिटर बस समझने के लिए है, ठीक है। आप इसे चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव रिमूव दिस कपलिंग कैपेसिटर, ओके। तो ये आपका RC है, ठीक। ये जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगी दैट इज इक्वल्स टू IC, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस VCC है, ठीक है। और ये ICRC हो जाएगा, ठीक है। और ये IBRB हो जाएगा, ठीक है। IBRB ICRC हो जाएगा और यहाँ पर VBB और इस तरीके से ये पूरा, ओके। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो इनपुट साइड पर जो भी आपका KVL लगाओगे तो माइनस से प्लस इज इक्वल्स टू प्लस से माइनस आएगा, तो माइनस से प्लस आपका आ जाएगा VBB, और यहाँ पर आप प्लस से माइनस देखोगे तो IBRB प्लस VBE, IBRB प्लस VBE इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप आउटपुट साइड पे KVL लगाओगे तो आउटपुट साइड पे जो KVL लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा VCC, और ये माइनस से प्लस हो गया, एंड प्लस से माइनस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ICRC प्लस VCE, ठीक है। और यही जो है यही आपका लोड लाइन बनाता है, ठीक है। यही आपका लोड लाइन बनाता है, ओके। तो जब भी आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, जब भी आप इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई, तो DC लोड लाइन जो हम लोगों ने देखा था वो DC लोड लाइन जो है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से बनता है। ये DC लोड लाइन बनता है किसके बीच में, IC और VCE के बीच में बनता है, IC और VCE के बीच में बनता है, ठीक है। सेकेंड, IC और VCE के बीच में बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये IC और VCE के बीच में बनेगा, VCE और IC के बीच में बनेगा, ठीक है। और जो इनपुट वाला सर्किटरी होता है, जो इनपुट वाला बात होता है वो बनता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो बनती है IB और VB के बीच में, IB और VB के बीच में, ओके। तो ऑब्वियसली ये जो बनती है कुछ इस तरीके से बनती है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE पर इस तरीके से बनती है। और यहाँ पर जो भी लोड लाइन एक तरीके से यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है
ये कुछ इस तरीके से आपका ये इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है। और ये आपकी लोड लाइन हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका इनपुट टर्मिनल है, ठीक है। और इनपुट टर्मिनल पे ये देखिए आपका ये क्या है, दिस इज़ पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर VB है, ठीक है। अब इसके अराउंड अगर चेंजेज होंगे तो ये जो है, अगर आपका एक पर्टिकुलर वोल्टेज इनपुट पे अगर हम लोग AC वोल्टेज लगाते हैं, हम लोग इनपुट पे AC वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए कोई DC वोल्टेज रहा होगा 2 वोल्ट, उस पर अगर हम लोग 2 मिली वोल्ट का AC वोल्ट लगाते हैं तो इस तरीके से ये बस 2.2 हो जाएगा और नीचे 1.8 इस तरीके से वेरी करेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही आता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर VB पे कोई इनपुट पे AC वोल्टेज लगाया तो ये जो कुछ भी बायसिंग पे वोल्टेज होगा VB के अराउंड वो इस तरीके से वेरी करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इट विल स्टार्ट वेरिंग स्लाइटली, तो ऐसे ऐसे स्लाइटली ये वेरी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब ये स्लाइटली ये वेरी करना शुरू कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। तो A से B, B से C, C से D एंड D से E, ठीक है ना। तो A यहाँ पर है, ठीक है ना। A से B अगर आप देखोगे तो ये A से B हो गया, ठीक है ना। और फिर ऐसे B से C, B से C, C यहाँ पर आ जाएगा, फिर C से D, D यहाँ पर आ जाएगा, D से E। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑसिलेट करेगा इसके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये IB की वैल्यू जो है वो इस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है। तो इस IB की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। ये IB की वैल्यू जो है B के नाते यहाँ पर वेरी करेगी और इस DC लोड लाइन पर कहाँ पर कट करेगी इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। और ये C की वैल्यू यहाँ पर मार्क करेगी और ये जो D वाला पोर्सन है वो जा कर के यहाँ पर मार्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे A और C वो यहाँ पर आ गया, B जो है वो यहाँ पर आ गया और D जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग यहाँ पर आप देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पर क्या हमें देखना है, आउटपुट पे हमें देखना है VCE। जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, वो VCE का आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं VCE, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं VCE, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग A से B, तो A से B मतलब ये जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही A से B हो गया, फिर B से C हो गया एंड C से इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखिए फेज़ रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। एक तरीके से ये देखिए यहाँ पर आप पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे थे पहली बार, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइड में बढ़ रही है। मतलब अगर आप इनपुट वोल्टेज पे जो आउटपुट वोल्टेज देखिए एम्पलीफाई होकर आपको ग्राफ में ही दिख रहा होगा कि एम्पलीफाई होकर मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल रहेगा, लेकिन चूंकि हमें ग्राफिकली दिखाना है इसलिए आपको एम्पलीफिकेशन दिखा रहे हैं। तो इनपुट पर वोल्टेज VBE चेंज हो रहा है ग्राफिकली और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो IB की वैल्यू चेंज हो रही है। उस IB के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग DC लोड लाइन पर देखें तो DC लोड लाइन पर इस तरीके से हमें ग्राफ चेंज होता हुआ दिख रहा है। बस एक चेंज है, एक चेंज ये है कि जो वैल्यू पॉजिटिव साइड पे वेरी करनी चाहिए थी, मतलब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू जानी चाहिए थी, स्टार्टिंग पे जो वैल्यू जानी चाहिए थी वो पॉजिटिव साइड में वेरी करनी चाहिए थी। यहाँ से इस साइड पे जाना चाहिए था, लेकिन इस साइड पे ना जा करके उल्टे साइड में रिवर्स साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चेंज आ रहा है, ओके। तो A से B इस साइड में चेंज हो रहा है, ठीक ना, B से C, और इस तरीके से यहाँ पर ये चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फेज रिवर्सल है, ओके, फेज रिवर्सल है यहाँ पर, ओके। फेज चेंज हो गया है, फेज 180 डिग्री से चेंज हो गया है। तो एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज के थ्रू करंट को हमने एम्पलीफाई किया और करंट के थ्रू फिर हम लोगों ने वोल्टेज को एम्पलीफाई करके ग्राफिकली आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये बात समझ में आती है कि ये जो क्यूसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। ये जो मिड पॉइंट था ना, ये A और C वाला, जहाँ पर कोई भी AC वोल्टेज नहीं लगा हुआ था, केवल DC वोल्टेज लगा हुआ था, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं होता तो आप देखिए ये जो DC लोड लाइन पर ये ग्राफ जो है इस पैरेलल वाले के बजाय इस लीनियर वाले पे चला जाता। अगर यहाँ कहीं होता तो वो कट ऑफ रीजन में चला जाता। तो जब वो इस तरीके के रीजन्स में चला जाता, तो हमें उस टाइम पे ये ग्राफ का शेप आउटपुट पे नहीं मिलता, मतलब ये शेप हमें डिस्टॉर्टेड मिलता, ठीक है। तो अगर हमें पर्टिकुलरली ग्राफ का शेप अगर प्रॉपरली चाहिए तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो क्यूसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट है जो कि ICQ VCEQ है,
ये ऑपरेटिंग पॉइंट है या क्यूसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट है, दैट मस्ट लाई इन द मिड ऑफ एक्टिव रीजन, ठीक है ना, ये एक्टिव रीजन के मिड में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। अब नोटेशन की बात आती है कि कैसे नोटेट करते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पर VBB एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, ठीक है ना, VBB एक पर्टिकुलर वोल्टेज है ये, और इस पर अगर हम लोगों ने AC वोल्टेज कुछ लगा रखा है, ये देखिए ये हम लोगों ने AC वोल्टेज इस तरीके से स्मॉल AC वोल्टेज लगा रखा है, ठीक है। तो अगर ये प्योर AC वोल्टेज होता, इफ़ इट वाज प्योर AC वोल्टेज, ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल VBE, सबका सब स्मॉल में दिखाते हैं, ठीक है। अगर ये प्योर DC जो वोल्टेज है, इसे हम लोग क्या दिखाएंगे, विल शो इट प्योरली VBB, ठीक है ना। और जब ये चूँकि मिक्सअप है तो इसे आप दिखा सकते हैं VBE, ठीक है ना। ये स्मॉल और कैपिटल ये टोटल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, दिस विल रिप्रेजेंट टोटल वोल्टेज, मीन्स ये AC प्लस DC बोथ को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स इट विल रिप्रेजेंट AC प्लस DC, दोनों को ये ऐड करके रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर DC करंट डिफाइन करनी होगी तो IC होगा, प्योर AC करंट डिफाइन करनी होगी तो IC होगा, ठीक है ना। और अगर आपको AC और DC करंट डिफाइन करनी होगी तो IC होगा, ठीक है ना। वैसे अगर आपको DC करंट डिफाइन करनी है तो IB होगा, ठीक है ना। ओवरऑल करंट डिफाइन करनी है तो IB होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर IB दैट विल रिप्रेजेंट टोटल करंट, तो IB विल बी IB प्लस IB, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, नोटेशन और ये एम्पलीफिकेशन। अगर आपको एम्पलीफिकेशन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको जो लोग फर्स्ट क्लास में नहीं थे, मॉर्निंग वाली क्लास में, वो लोग मैंने वीडियो लेक्चर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जा कर के देखिए पहले कि ये किस तरीके से होता है, ये ग्राफ किस तरीके से बना था और क्या है। कोई डाउट है किसी को? फिर आता है कि वाई वी नीड बाइसिंग, वेयर शुड द ऑपरेटिंग पॉइंट लाई, तो ऑपरेटिंग पॉइंट शुड लाई इन द मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, ओके, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में ये आपका लाई करना चाहिए, ठीक है ना। फिर वाई वी नीड बाइसिंग और वाई द बाइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बाइसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कि एक तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग IC इक्वल्स टू बीटा IB, अगर हम लोग कॉमन बेस वाला कॉन्फ़िगरेशन देखें और 1 प्लस अगर कॉमन एमिटर देखें तो 1 प्लस बीटा ICBO, इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करता है, और लीकेज करंट जो होती है वो थर्मली जनरेट होती है, ठीक है। जो 2 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट होती है और ये जो है ये थर्मली जनरेट होती है, ठीक। तो जैसे जैसे आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका IC चलेगा, ठीक है ना, पावर डिसिपेशन होगा तो धीरे धीरे आपका जो थर्मल है एक तरीके से थर्मल टेम्परेचर भी राइज़ करेगा, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों और ज़्यादा जनरेट होंगे, मतलब ये लीकेज करंट विल इंक्रीज, मीन्स दिस IC विल इंक्रीज, ठीक है ना। तो IC जब ये पूरा का पूरा इंक्रीज़ करेगा तो आप ये देखोगे कि बीटा की भी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, सो दिस विल रिजल्ट कि बीटा की वैल्यू फिर ICBO को इंक्रीज़ करेगी, तो एक तरीके से लीकेज करंट फिर बढ़ेगा। तो ये एक तरीके का रनवे बन जाता है, थर्मल रनवे बन जाता है, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है ये आपका जो I²R है, ये एक तरीके, क्योंकि हर एक जो भी IC होगा उसमें कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, ये क्या रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट हीट, ठीक है ना। और ये हीट जो है एक तरीके से क्या रिजल्ट करेगी, दिस विल रिजल्ट ICBO टू इंक्रीज़, ठीक है ना। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो बढ़ेंगे और ICBO भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जब ICBO आपका इंक्रीज़ करेगा तो इस तरीके से आपका बीटा तो आपका यहाँ पर बीटा की भी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जब बीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो एक तरीके से फिर आप देखोगे फिर से ICBO इंक्रीज़ करेगा और यही चीज़ जो है Y²R को भी इंक्रीज़ करेगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा थर्मल रनवे बन जाएगा और धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा और एक तरीके से या तो IC की वैल्यू अगर
भाई आईसी की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। आईसी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती जाएगी तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है आईसी और वी सी ई क्यू से, तो ये आईसी जो है वो शिफ्ट होना शुरू कर जाएगा। आईसी जो है वो शिफ्ट होकर के हायर वैल्यूज़ की तरफ जाना शुरू कर देगा। जब वो आईसी हायर वैल्यूज़ की तरफ जाना शुरू कर देगा तो वो अपने आप मिड ऑफ सैचुरेशन को लीव कर देगा और वो कहीं ना कहीं आपके मिड ऑफ एक्टिव रीजन को लीव करके वो मिड ऑफ वो सैचुरेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। जब वो सैचुरेशन की तरफ जाने लगेगा तो उस तरीके से फिर जो इस तरीके से हम एम्प्लीफिकेशन चाहते हैं तो वो एम्प्लीफिकेशन हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा तो इस नाते जो है फिर हमें जो है कि स्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसा है कि भाई आईसी चेंज ना हो। तो ये आईसी जो चेंज हो रहा है इसका अगर हम लोग सेंसिटिविटी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी होता है तो एस से हम लोग स्टडी करते हैं। एस विल बी इक्वल्स टू डी ऑफ आई सी डिवाइडेड बाई डी ऑफ आई सी ओ। ओके, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक तरीके से आई सी बी ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी ऑफ आई सी डिवाइडेड बाई डी ऑफ आई सी ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ओवरऑल जो करंट होती है आई सी इज इक्वल्स टू होता है बीटा आई बी, लीकेज करंट के नाते होता है, प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। ठीक है, तो अगर हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है ना, इफ़ यू वांट टू पार्शियली डिफरेंशिएट इट, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें देखिए आई सी यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको आई से बाई डी ऑफ आई सी डिवाइड बाई आई सी बी ओ चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल जस्ट इक्वेट इट, we will just differentiate with respect to IC. So when we will differentiate it with respect to IC, so we will get 1 which equals to beta d of IB divided by d of IC plus beta plus 1 d of ICO divided by d of IC. ओके, सो इस तरीके से ये जो आएगा आपका, ये 1/s को रिप्रेजेंट करने लगेगा। दिस विल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग 1/s। तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका 1/s को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, ये 1/s को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ये जब ये 1/s को रिप्रेजेंट करेगा और हम लोग अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसे यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 माइनस बीटा डी ऑफ आई बी डिवाइडेड बाई डी ऑफ आई सी दैट इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस। So what will be S? S will be equals to, S क्या आ जाएगा बताइए, S will be equals to 1 plus beta divided by 1 minus beta d of IB divided by d of IC। ओके, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर पाएँ। अच्छा, स्टेबिलिटी फैक्टर मस्ट बी, मतलब डी ऑफ आई सी की वैल्यू आई सी बी ओ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं वेरी करनी चाहिए, मतलब इट मस्ट नॉट बी वेरी लार्ज। ओके, ये बहुत ज़्यादा अगर होगी तो इस तरीके से हमें जो है जो स्टेबिलिटी है वो लेस मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट स्टेबिलिटी सर्किट्स हैं, डिफरेंट स्टेबिलिटी के बायसिंग सर्किट्स डिफाइन किए गए हैं, जिसमें आते हैं सेल्फ बायस, एमिटर बायस, कलेक्टर बेस बायस और फिर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो इस तरीके के अलग अलग बायसिंग टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके के बायसिंग टेक्निक्स किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो इस तरीके से बीजेटी एज एन एम्पलीफायर और फिर थर्मल रनवे क्या होता है और स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को मैंने अभी आज डिस्कस किया। ठीक है ना, आई होप कि आपको क्लियर हुआ।